हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं SIOT कॉलेज यूनिट टेस्ट 1 मैथ्स 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। आपके क्वेश्चन बैंक में दो चैप्टर के क्वेश्चंस है, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप सामने देख रहे हो, दूसरा चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है। तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे सिलेबस में है। पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो मैंने क्वेश्चंस को उस प्रकार से डिवाइड किया है और कौन सा कब यूज करना है ये भी बताऊंगा, और टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, इस सेशन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको इंटीग्रेशन का भी वीडियो चाहिए तो ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करो। कॉलेज का हर बच्चा वीडियो देखना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों ने इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और कम से कम 50 लोगों ने कमेंट करना चाहिए। तो यस, आपको इंटीग्रेशन का भी पार्ट शेयर कर दिया जाएगा, उसको भी हम लोग पब्लिक कर देंगे सबके लिए। और मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक है, आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। बस कंडीशन इतना ही है, वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और यस लाइक और कमेंट करना है वीडियो पे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, जरा उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। यस, ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये P मतलब प्रोबेबिलिटी है, R क्या है वो सब यहाँ पे लिखा है अच्छे से। फॉर्मूला एक बार पढ़ लो, P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। तो ये मेन फॉर्मूला है जो हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अभी देखते हैं, समझते हैं इस फॉर्मूला में क्या क्या है। सबसे पहले इस फॉर्मूला में आपको P दिख रहा है, मैं इस P की बात कर रहा हूं। ये जो P दिख रहा है आपको, इस P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। उसके बाद Q, यहाँ पे बाजू में Q भी दिख रहा है, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन अ सिंगल ट्रायल। ओके, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। और हमेशा P प्लस Q इक्वल टू 1 लिखते हैं हम लोग। P प्लस Q इक्वल टू क्या लिखते हैं सर? 1। अगर P प्लस Q 1 है तो Q का वैल्यू क्या आएगा? Q का वैल्यू आएगा 1 माइनस P। सिंपल है, P को उधर भेज दो, 1 माइनस P, है कि नहीं? क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको P दिया जाता है, Q आपको निकालना होता है। तो Q कैसे निकालेंगे? 1 माइनस P करेंगे, समझा? N का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड R का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन N ट्रायल्स। ओके, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन N ट्रायल्स। क्लियर? चलो, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे एन अनबायस्ड कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स। कितनी बार कॉइन टॉस किया है? यस, 5 बार। मतलब कितने ट्रायल्स किए हैं, कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है? 5 बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पे एन का वैल्यू आ जाएगा 5। ओके, कॉइन का क्वेश्चन जब आप करते हो तो हमेशा जो आपका P और Q रहेगा, मैं आपको बताता हूं क्लियरली। P और Q जो रहेगा 1/2 और 1/2 रहेगा। P भी 1/2 रहेगा और Q भी 1/2 रहेगा। ये सो ना, क्योंकि कॉइन टॉस करने के बाद आपको हेड मिलता है और टेल मिलता है, राइट? यहाँ पे उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। हमें हेड्स के लिए सॉल्व करना है। मतलब हेड को सक्सेस कहेंगे, टेल को फेल्यूर कहेंगे। हेड का भी 1/2 और टेल का भी 1/2 होता है प्रोबेबिलिटी, इसलिए P भी 1/2 आएगा और Q भी 1/2 आएगा। ये सॉल्व नो, या फिर आपने Q के लिए फॉर्मूला लगाया तो भी चलेगा, 1 माइनस P, नो इश्यू। कितने आपको हेड चाहिए? क्या लिखा है पे? गेटिंग हाउ मेनी हेड्स लिखा है? 3 हेड। मतलब आपको कितने हेड चाहिए? 3 हेड चाहिए। मतलब आपको 3 बार सक्सेस चाहिए। मतलब R का वैल्यू तुम लोग क्या लेने वाले हो बेटा? 3। यस और नो? आप कितनी बार आप कॉइन टॉस कर रहे हो? 5 बार। और 5 में से आपको हेड कितनी बार चाहिए? 3 बार चाहिए। मींस यू वांट सक्सेस हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो आपको सारे वैल्यूज दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यूजिंग, यस, फॉर्मूला क्या है? P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। बहुत ही इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से करके जाओ, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा, डेफिनेटली आपका पास होने का चांस बढ़ जाएगा। क्लियर? तो आसान है, मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन भी वैसे आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस पढ़ना चाहिए ठीक से, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, NCR। चलो वैल्यू डाल दो फटाफट। N कितना है सर? 5। C, R कितना है? 3। P इज 1/2 रेस टू R मतलब 3। Q भी 1/2 है, रेस टू N माइनस R। N माइनस R, N कितना है?
5, r कितना है 3, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। अब ये कैलकुलेशन जो है वो आपको कैलकुलेटर पे करना है। आपके पास कोई भी कैलकुलेटर रहेगा उसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहले 5c3 है, क्या है 5c3, तो आपको पहले 5 प्रेस करना होगा कैलकुलेटर पे। c कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाओ तो c आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, c आ जाता है। या फिर कुछ कैलकुलेटर्स पे डायरेक्टली भी एनसीआर का बटन है, डायरेक्टली भी एनसीआर का बटन है, यस और नो। तो डिपेंड करता है आपके कैलकुलेटर के ऊपर कि आपको कैसे करना है। तो कुछ कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के डिवीजन दबाना पड़ेगा तो सी आ जाएगा, ऐसे आ जाता है। पहले आप 5 प्रेस करोगे फिर सी दबाओगे तो ऐसा सी आता है। फिर आर मतलब आपको क्या 3 डालना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 ऐसे, तो 5c3 कैलसी पे ऐसा दिखेगा 5c3। और अगर आप इसको इक्वल टू करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो 5c3 का वैल्यू कितना आया 10, राइट। उसके बाद 1/2 है, 1/2 का क्यूब है, 1/2 का क्या है क्यूब, यस। एंड अगेन 1/2 का रेस टू क्या है पावर, कैलकुलेशंस आपको करने आने चाहिए। 1/2 का पावर 2 है ना। कैलसी पे स्क्वायर और क्यूब आ जाता है, स्क्वायर का बटन दबाओगे तो स्क्वायर आएगा, क्यूब चाहिए तो शिफ्ट दबा के स्क्वायर का बटन दबाना पड़ता है, यस और नो। तो ये कुछ 0.3125 आंसर आ रहा है पूरा सॉल्व करके, 0.3125, 0.3125। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, यस और नो। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है हमारा स्टूडेंट विराज पुजारी, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का स्टूडेंट, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और ही स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। एंड उसका टोटल परसेंटेज आप देखोगे तो उसने 90% स्कोर किया है। 10 में उसको 85% था। फर्स्ट सेमेस्टर में उसने 90% स्कोर किया, मतलब 5% का उसका इंक्रीमेंट हुआ है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि इसके आगे जो सेमेस्टर्स आएंगे, अभी मैथ्स 2 होगा, उसमें भी आप 100 आउट ऑफ 100 कोशिश करना, डेफिनेटली आपको मिलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी मैं चाहूंगा कि आपके परसेंटेज और बढ़ते रहे और डिग्री में आपको जो बेस्ट कॉलेज है मुंबई का या फिर जो भी आपका जो फेवरेट कॉलेज है वो मिले। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज। ठीक है, थैंक यू। ओके विराज, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे स्टुडंट्स के लिए? जे पण सर सांगतात ते ऐकायचं आणि कन्सिस्टंटली प्रॅक्टिस करायची आणि होऊ शकतं सगळं. डेफिनेटली, गुड. आणि मला वाटतं थोडासा तू लेट क्लास जॉईन केलेलास. हां, थोडंच. तरी पण रेग्युलरली यायचा तो त्याने कोणत्या लेक्चर मिस नाही केला आणि फॉर्म्युलाज वगैरे सगळे त्याचे प्रिपेअर होते. आणि मी बऱ्याच वेळा बघितलंय की लेक्चर नंतर पण तो 1-2 तास थांबायचा आणि सर्व होमवर्क इथेच कम्प्लीट करून घरी जायचा. हां, इव्हन एक्झाम मध्ये पण तो येऊन इथे सकाळी यायचा आणि 7 ते 8 तास तो त्या दररोज अभ्यास करायचा. आणि त्यामुळेच मला वाटतं की सगळं पॉसिबल झालं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व. प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 65 विल लिव टू 75 इज 0.65. मतलब जिस इंसान का एज अभी 65 वो 75 साल तक जिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.65. प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखो 0 और 1 के बीच में होता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता. सो P दिया है आपको, फटाक से आप Q निकाल लो. Q क्या होता है बेटा? 1 माइनस P. 1 माइनस 0.65, यह आ जाएगा 0.35. पूछा क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 men, मतलब कितने लोगों को उठाया हमने? 10. सो n का वैल्यू 10 लेंगे हम लोग. यस, आउट ऑफ 10 men विच आर नाउ 65, 7 विल लिव. मतलब 10 में से कितने लोग हैं जो 75 तक जीने चाहिए? 7 लोग. 7 विल लिव टू 75, मतलब टोटल लोग कितने हैं? 10. n इज 10. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 10. और उसमें से सक्सेस मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? r क्या लेंगे हम लोग? 7 लेंगे. तो 10 में से 7 लोग जो है वो 75 साल तक जिएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. मतलब r हम लोग क्या लेंगे? 7. अगेन वी हैव ऑल दी वैल्यूज. फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. यूजिंग फॉर्मूला P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R. सर n क्या है? n है 10. C R इज 7. P रेस टू R, P इज 0.65 रेस टू R, that is 7. Then Q is 0.35
रेस्ट टू n माइनस आर, n माइनस आर कितना आएगा 10 माइनस 7 मतलब कितना आ जाएगा 3। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑन कैलकुलेटर। मैंने आपको सिखाया कैसे सॉल्व करना है। यस प्लीज, पहले 10c7 टाइप कर लेंगे, इनटू का बटन दबाएंगे, ब्रैकेट 0.65 रेस्ट टू 7, फिर से इनटू अगेन ब्रैकेट 0.35 रेस्ट टू 3, तो आंसर आ रहा है अपना कुछ 0.2522, 0.2522 मेरा आंसर आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यस और नो। चलो, सो बाइनोमियल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इजी क्वेश्चंस थे। अभी थोड़े से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। बाइनोमियल के मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन बैंक में 2 ही क्वेश्चंस थे, बाकी सारे क्वेश्चंस पॉइजन से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या देखो, पी ऑफ आर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल लिखा है। आर फैक्टोरियल, कई बच्चों को ये पढ़ना नहीं आता, आर फैक्टोरियल कहते हैं इसको। सर आर फैक्टोरियल ये कैसे निकालते हैं? आर फैक्टोरियल, हाउ वी फाइंड आर फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। सपोज आपको फाइंड करना है 4 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल का फॉर्मूला है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझा? मतलब उस नंबर से चालू करने का, कम 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 करते करते 1 तक जाने का। सर 3 फैक्टोरियल है, कैसे लिखोगे बताओ? 3 फैक्टोरियल रहेगा तो यस बोलो, 3 से चालू करेंगे और कम करते 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 हम लोग 1 पे जाके स्टॉप करेंगे। सर 2 फैक्टोरियल है, सिंपल है, 2 से चालू करेंगे 1 पे स्टॉप करेंगे। सर 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा ना, यस और नो। इफ आई सॉल्व दिस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 12, 12 2 24। क्लियर? तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? फैक्टोरियल। बस एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, वो है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1। ये कई बच्चों को इसमें डाउट है, नहीं पता है, बता दिया मैंने। 0 फैक्टोरियल आएगा क्वेश्चंस में 100%, तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन में लिखा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई तकलीफ नहीं है। सच दैट P of 2 इज इक्वल टू क्या लिखा है? P of 3। ओके, सो P of 2 इज इक्वल टू क्या दिया है? P of 3 दिया है। P of 2 इज इक्वल टू P of 3। आप ही मुझे बताओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये किसका वैल्यू है? देखो ब्रैकेट के अंदर कौन होता है? R। तो ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू R का है। सर ये भी वैल्यू किसका है? R का है। मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना है, यस और नो। P of 2 मतलब R की जगह पे 2 लिखना है, P of 3 मतलब R की जगह पे 3 डालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यूजिंग फॉर्मूला, ध्यान देने का, समझने का, बहुत आसान है, सिंपल है। सारे चैप्टर अच्छे से करो मैथ्स 2 के। लास्ट ईयर 4 बच्चों ने हमारे आउट ऑफ स्कोर किया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैथ्स 2 की। और अभी जो पेपर हुआ मैथ्स 1 का, जो आपने पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया, इस बार भी हमारे ऑलमोस्ट 2-3 बच्चों ने आउट ऑफ स्कोर किया है 100 में से 100। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। यस, यूनिट टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, यू कैन स्कोर आउट ऑफ। बस प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आने वाला है, पेपर कैसे आने वाला है। काफी बच्चे मैं देखता हूँ मेहनत करते रहते हैं, ये बुक लेते हैं, वो बुक लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, और बाद में देखते हैं कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत किया लेकिन पेपर में कुछ अलग ही आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलना चाहिए कि सर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अभी हम लोग जो क्रैश कोर्स कंडक्ट करते हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने जो क्रैश कोर्स लिया था, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन जो क्रैश कोर्स में कराए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो यही होता है एक्सपीरियंस। जितना अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा, उतना आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, R की जगह पे 2 डालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, R की जगह पे 2 लिखना है इसमें, तो यह आ जाएगा e रेस टू माइनस m, m रेस टू r, r की जगह पे 2 अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस m, m रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। e रेस टू माइनस m दोनों साइड में कैंसिल कर दो। यहाँ पे m स्क्वायर है मतलब m 2 बार है, यहाँ पे m कितनी बार है? 3 बार है, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक m बचेगा। तो क्या बचा? 1/2 फैक्टोरियल मतलब 2, यहाँ पे m अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 को यहाँ पे भेज देंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। तो ये 6/2 हो जाएगा, 2 1s are 2 3s are, तो m का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3। तो जो कंडीशन आपको दिया था उस कंडीशन से हमने m का वैल्यू निकाल लिया।
अभी वो पूछ रहे हैं कि फाइंड पी ऑफ फाइव, क्या फाइंड करने के लिए बोला है? पी ऑफ फाइव। चलो पी ऑफ फाइव निकालते हैं। अभी देखो कैलकुलेशंस कैसे होने वाले, ध्यान से। पी ऑफ क्या निकालना है आपको? फाइव निकालना है, पी ऑफ फाइव। चलो ध्यान से देखो, नोटबुक लेके बैठो। वीडियो देखना है मतलब तुम लोग कोई एपिसोड नहीं देख रहे हो, नोटबुक लेके बैठो। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा समझो, वीडियो पॉज करो एंड धीरे धीरे हर चीज को नोट डाउन करो। तब आपको लगेगा कि यस, वीडियो देखने का कुछ फायदा हो रहा है, और ऑनलाइन वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ। यस, पी ऑफ फाइव, सर क्या डालू आर की जगह पे? बेटा आर की जगह पे फाइव डालो। बोलो ई रेस टू माइनस एम, एम भी पता चल गया ना, एम कितना है आपका? 3। सो एम की जगह पे 3 डालेंगे, फिर एम रेस टू आर, एम कितना है? 3 रेस टू आर मतलब 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है। यस, कैसे? देखो कुछ कैलकुलेटर पे ये दहीहंडी का बटन है, इसमें तो बहुत आराम से आसानी से हम लोग जैसा दिख रहा है वैसे पुट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैलसी पे ऐसा वाला बटन नहीं है, तो हम लोग ब्रैकेट वगैरह डाल के भी कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले ये ई कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा ई। शिफ्ट दबा के, शिफ्ट का बटन दबा के, एल एन का बटन दबाओ। शिफ्ट का बटन दबा के लॉक के बाजू में आपको एल एन का बटन मिलेगा, वो दबाओ तो ई, और ई के ऊपर ऐसा कुछ कैलसीज में ब्रैकेट आता है, कुछ कैलसी में ऐसा आता है, और कुछ कैलसी में शायद ऐसा सिर्फ ई भी आता है। मतलब अलग अलग अभी डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स है, तो ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर ऐसा आ रहा है तो आपका कैलकुलेटर सबसे बढ़िया कैलकुलेटर है। अब यहाँ पे -3 टाइप कर दो। क्या टाइप कर दो? -3। ऐसा है तो आप इधर ऐसा -3 टाइप करो, समझा? और ऐसा है तो आप डायरेक्टली -3 टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो चलो यहाँ पे जैसे भी आपका कैलकुलेटर वर्क कर रहा है, आप स्टार्ट करो। ई रेस टू -3 डाला, इंटू 3 रेस टू कितना है? 5, इंटू 3 रेस टू कितना है? 5, और इसको डिवाइड हम लोग करने वाले हैं 5 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल कैसे आएगा? 5, और फैक्टोरियल का बटन यहाँ पे है कैलसी पे। शिफ्ट दबा के अगर आप एक्स इनवर्स का बटन दबाओगे तो फैक्टोरियल आता है। क्या आता है बेटा? फैक्टोरियल। शिफ्ट दबा के आपको दबाना है बटन 5 फैक्टोरियल के लिए, या फिर ऐसे करके भी आप 5 फैक्टोरियल निकाल सकते हो। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे याद है 120 आता है, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? चलो, सो इसका आंसर कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से 0.1008। पूरा कैलकुलेटर पे करना है, ये आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। हेलो एवरीवन, मेरे साथ हमारा स्टूडेंट है अनिकेत पाटिल, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का स्टूडेंट है भारत विद्यापीठ कॉलेज का। इसके बारे में बताना है मुझे। 10th में ही स्कोर्ड 95%, मतलब बहुत अच्छा उसने स्कोर किया, और उसका पहले से डिसाइडेड था कि 10 में मुझे अच्छा स्कोर करना है और डिप्लोमा में एडमिशन लेना है। ये पहले से प्री प्लान था, तो डिप्लोमा में एडमिशन लिया। मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज मिल गया था। यस, एंड नाउ ही स्कोर्ड 94% इन हिज फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर। क्यों? क्योंकि टाइम कम रहता है। कॉलेज अगस्त में चालू होता है और दिसंबर में एकदम जल्दी से 2-3 महीने में एग्जाम आ जाता है। नए सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं होते, डिफरेंट पेपर पैटर्न होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उसने बहुत अच्छा 94% स्कोर किया, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैथ्स में थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैथ्स में स्कोर 98 आउट ऑफ 100। 1-2 मार्क शायद थोड़ा कुछ सिली मिस्टेक हुआ होगा, अदरवाइज यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ था, उसको 30 आउट ऑफ 30 था दोनों यूनिट टेस्ट में। फाइनल एग्जाम में थोड़ा 1-2 मार्क्स का आगे पीछे हो गया। तो मैथ्स में भी मेरे ख्याल से 100 आउट ऑफ 100, मुझे तो पूरा एक्सपेक्टेशन था कि मिलेगा उसको, लेकिन चलो 98 में भी मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनिकेत। थैंक यू सर। तो अनिकेत, जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं गणेश एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ। गणेश सर और ऑल द टीचर्स जो भी इधर पढ़ा चुके हैं, उनके सपोर्ट और उनके बैकिंग की वजह से ही ये सब रिजल्ट आ पाया है। मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंकफुल रहूँगा, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और स्पेशली थैंक्स टू गणेश सर फॉर टीचिंग मैथ्स इन सच अ वे कि सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए थे। और यही कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को हम जब कर रहे, तो अगर हम उस पर पूरा मन लगा के करते हैं तो बेशक हम अपना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू सर वंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग।
The probability that a pen manufactured by a company will be defective is 1/10. Probability दिया है 1/10, मतलब P 1/10 दिया है. सर 1/10 मतलब 0.1. अगर P 0.1 है तो आप Q क्या लिखोगे? Q होगा 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 0.1 जो कि आएगा 0.9. If 12 such pens are manufactured, ऐसे कितने पेन्स बनाए हैं? टोटल 12 पेन्स बनाए हैं. इनका वैल्यू मैं क्या लूंगा? 12. Find the probability that exactly 2 will be defective, at least 2 will be defective, ऐसा लिखा है उन्होंने. अभी कई बार कुछ बच्चे ये क्वेश्चन बाइनोमियल से भी सॉल्व करते हैं, कुछ लोग पॉइजन से भी सॉल्व करते हैं. इसमें कहीं पे लिखा नहीं है बाइनोमियल यूज करना है कि पॉइजन यूज करना है. तो कैसे हम डिसाइड करेंगे बाइनोमियल है कि पॉइजन है? देखो सिंपल तरीका है. इसका जो जनरल रूल है वो ऐसा है, अगर n का वैल्यू बड़ा है, n का वैल्यू क्या है? बड़ा, तो पॉइजन यूज करते हैं. n का वैल्यू छोटा रहेगा तो बाइनोमियल यूज करते हैं. अभी तुम बोलेगा अरे बाबा ये छोटा बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए बता रहा हूं बेटा, अगर n का वैल्यू 10 से बड़ा है सो पॉइजन से ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा. और अगर n का वैल्यू 10 और 10 से छोटा है, 10 और 10 से छोटा है तो बाइनोमियल से ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा. क्लियर? अभी यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 12. यहाँ पे n का वैल्यू 12 है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइजन लगाया है. क्या लगाया है? पॉइजन. क्लियर? तो इनकेस अगर किसी ने बाइनोमियल से किया तो भी आंसर आसपास ही आएगा. ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंट आंसर आएगा, आसपास ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जनरल रूल क्या है मैंने आपको बताया. क्लियर? चलो नोट डाउन करके रखना अच्छे से. मैं आगे बढ़ता हूँ. एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, ऐसा लिखा है. देखो आगे सॉल्व करने से पहले एक दिल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा. दिल की बात, यस दिल की बात. देखो दिल की बात मतलब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा. यस सर क्या है दिल की बात? अभी बताता हूँ, सुनो. 3 वर्ड्स है जो प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है एग्जैक्टली, एक है एटलीस्ट और एक है एटमोस्ट. ये 3 वर्ड्स घूम फिर के कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी क्वेश्चन में आपके सामने आएंगे. ओके सर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का सिंबल सिंपल है. एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू, एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू. एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू. और एटमोस्ट का सिंबल है लेस देन और इक्वल टू. मैंने आपको सीधा सिंबल बता दिया है. सिंबल बताने से क्या होता है, थोड़ा सा आप जल्दी समझ पाओगे. बाकी मैं इसका अगर आपको एटलीस्ट का मतलब बताने जाऊँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम वगैरह, तो कभी कभी बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट? तो स्ट्रेट अवे गो विद सिंबल. मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर फटाफट निकाल सकते हैं. चलो चालू करते हैं. पहले हमें क्या पूछा है? पहले हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी of getting exactly 2 defective pens. Exactly 2 defective pens. Exactly 2 बोला है मतलब R equal to 2 लिखूंगा मैं. Exactly मतलब मैं क्या लिखूंगा? इक्वल टू लिखूंगा. सीधी बात है, सिंपल बात है. यस ओके. यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? थोड़ा छोटा इधर रखता हूँ नीचे. हाँ सेकेंड पार्ट में बोला है एटलीस्ट 2. ओके ना, एटलीस्ट 2 बोला है तो सेकेंड पार्ट लिखता हूँ मैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2. एकदम आराम से बता रहा हूँ. फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो वापस आप वीडियो थोड़ा पीछे देख के देख सकते हो. एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव. यस और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप बहुत दूर रहते हो, अगर आप सपोज ऑफलाइन नहीं है आपको पॉसिबल, नो इशू, वी हैव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स. बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, लेस देन 1000 रुपीज़. साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा. और जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स बाय करते हैं उन लोगों को क्रैश कोर्स भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं. तो क्रैश कोर्स भी आप बैठ सकते हो, ये भी आपका बेनिफिट होगा. तो जो बच्चे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन यूनिट टेस्ट के बाद मैथ्स 2 है, रिस्क मत लो, पेपर टफ आता है मैथ्स 2 का. अगर स्कोर कम आता है या फिर यूनिट टेस्ट तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी तो वीडियो देख के क्वेश्चन बैंक हो जाएगा आपका, लेकिन यूनिट टेस्ट के बाद इमीडिएटली आप ज्वाइन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे. चलो इसका वैल्यू निकालते हैं. सिंपल है, आपको सारे वैल्यू पता है, P, Q, N, R, यस और नो. चलो आगे बढ़ते हैं.
अभी ओहो थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, ये हम लोग बाइनोमियल से कर रहे हैं कि पॉइजन से कर रहे हैं। पॉइजन से जब हम सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो पॉइजन के क्वेश्चन में अपने को क्यू की जरूरत नहीं है, क्यू की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको क्यू? नहीं दिख रहा है, हम लोग क्यू को यूज नहीं करते, तो ये क्यू का पार्ट आप हटा दो, क्यू के पार्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें m चाहिए, वी वांट m। तो हमें m निकालना पड़ेगा। m कैसे निकालते हैं? m निकालते हैं n इंटू पी, n इंटू पी, पी 0.1, तो कितना आ रहा है आपका m का वैल्यू? 1.2, राइट। चलो आगे बढ़ते। यस, यूजिंग फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है बाइनोमियल का, पॉइजन का, दोनों का। हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं? पॉइजन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने m निकाला है। यस, तो p ऑफ r e रेस टू माइनस एम, एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ऐसा लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 e रेस टू माइनस एम मतलब माइनस 1.2 है ना। m रेस टू r, m कितना है? 1.2 रेस टू r, r मतलब 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस, यू कैन सॉल्व दिस ऑन कैलकुलेटर। यस, e रेस टू माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेस्ट 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कुछ 0.2168 आ रहा है। ओके, इन केस अगर मेरा कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि अभी मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं हैं, बच्चे कॉलेज गए, तो हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कभी कभी जब मैं अकेला रहता हूँ तो हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो। सो इनकेस कोई वैल्यू गलत आ जाएगा तो कमेंट में बता देना। कोई जानबूझकर नहीं करता है, गलती से हो जाता है कैलकुलेशन यहाँ वहाँ थोड़ा सा। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2, है ना, पेन, एटलीस्ट 2 पेन डिफेक्टिव, है ना, ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एटलीस्ट 2 पेन्स विल बी डिफेक्टिव। सर एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट लिखा है तो क्या करना है? सिंबल देखो एटलीस्ट का क्या है, ऐसा सिंबल है ना। एटलीस्ट के आगे क्या लिखा है? 2, तो यहाँ पे 2 लिखो, इतना सिंपल है। क्लियर? एटमोस्ट 2 लिखा होता तो, एटमोस्ट 2 लिखा होता तो हम लोग एटमोस्ट का सिंबल लिखते हैं ऐसा, एग्जैक्टली रहेगा तो ऐसा आएगा, समझा? सिंपल है। चलो ये लिखा आपने। अभी आपको क्या करना है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखने हैं, ऑल पॉसिबल। कभी भी ऐसा ग्रेटर देन लेस देन का साइन आएगा तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर लिखना। आर का वैल्यू हमेशा 0 से चालू होता है बेटा, आर का वैल्यू हमेशा चालू होता है 0 से, और बढ़ते बढ़ते आर का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? आर का वैल्यू जाएगा n तक। आपका n क्या है इस क्वेश्चन में? 12। तो ये आर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? अभी यहाँ पे देखो हम कौन कौन से वैल्यूज के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब r का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए मतलब 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6, 7, 12 तक जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे 2 से लेकर 12 तक, मतलब 10 से भी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, है ना। और इतना सारे कैलकुलेशन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करेंगे। जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं तो आप उल्टा सॉल्व करो, रिवर्स सॉल्व करो। सर रिवर्स सॉल्व करना है मतलब क्या? जिन वैल्यूज को टिक नहीं किया है उन वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। सर मतलब देखो टिक किसको नहीं किया है आपने? 0 को टिक नहीं किया है और 1 को टिक नहीं किया है, तो आप 0 और 1 के लिए सॉल्व करो। लिखना कैसे है? देखो ऐसा लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ये सारे कैलकुलेशंस आएंगे, लेकिन इतने कैलकुलेशंस करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उल्टा सॉल्व करेंगे। उल्टा सॉल्व करेंगे मतलब 0 और 1 के लिए सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 1 से माइनस करेंगे। तो 0 और 1 के लिए सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करना है आपको 1 से। क्लियर? यस और नो? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये रफ कर सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस पी ऑफ 0 डाल दो, r की जगह पे 0, है ना, इस फॉर्मूला में। e रेस टू माइनस m, माइनस m मतलब माइनस 1.2, 1.2 रेस टू r, r मतलब 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। p ऑफ 1
बोलो ई रेस टू माइनस 1.2, 1.2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मैन्युअली भी आप कुछ काम कर सकते हो। ई रेस टू माइनस 1.2 को आपने अगर कॉमन निकाला तो 1.2 रेस टू 0 बचेगा। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, पावर में 0 आया तो 1 आता है, तो ये 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये 1 अपॉन 1, ये पहला टर्म तुम्हारा 1 बनेगा। 1.2 रेस टू 1 1.2 और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना, तो ये 1 माइनस ये 1 प्लस 1.2 कितना आएगा, 2.2 आएगा, ई रेस टू माइनस 1.2। यस, नाउ लेट्स चेक द कैलकुलेशन। 1 माइनस 2.2 इंटू ई रेस टू माइनस 1.2, आंसर आ रहा है 0.3373, 0.3373। तो इस क्वेश्चन में हमने एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का कॉन्सेप्ट सीखा। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, पॉइजन कब यूज करते हैं और बाइनोमियल कब यूज करते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Okay, 2% of the electricity bulbs manufactured by company are defective. Find the probability that in a sample of 100 bulbs 3 are defective, at least 2 are defective। देखो फिर से at least आ गया है ना। चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2% लिखा है। क्या लिखा है, 2%। एंड बेटा कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया है, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया है तो वो प्रोबेबिलिटी का होता है। बिंदास्त जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करो। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दिखा क्वेश्चन में, समझ जाना वो प्रोबेबिलिटी का है, मतलब पी का वैल्यू है। यस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले पी का वैल्यू। पी का वैल्यू दिया है 2%। परसेंट साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/100 मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.2। क्लियर। मुझे क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग पॉइजन करने वाले हैं। उसके बाद सैंपल ऑफ कितना लिया है, 100 बल्ब्स लिए हैं, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। आप m निकालो, n इंटू पी, 100 इंटू 0.02, 100 इंटू 0.02 कितना आएगा बेटा, यस ये आ जाएगा 2। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 2। सिंपल, रिस्क मत लो, छोटा कैलकुलेशन रहेगा तो भी कैलकुलेटर पे करो। यस, अभी हम लोग 2 पार्ट सॉल्व करेंगे फटाफट, सिंपल है। मेरे ख्याल से आप वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पार्ट उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव, है ना, 3 डिफेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन में पेन था, इस क्वेश्चन में बल्ब है। 3 डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा। ओके, 3 डिफेक्टिव बल्ब बोला है, मतलब क्या दिया है, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू आपको 3 दिया है। फॉर्मूला यूज करेंगे P ऑफ R ई रेस टू माइनस एम रेस टू R अपॉन R फैक्टोरियल। फॉर्मूला हमेशा लिखो, जो भी आप फॉर्मूला यूज करने वाले हो हमेशा फॉर्मूला को मेंशन किया करो अच्छे से। सो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, यूजिंग, चलो तो P ऑफ R मतलब क्या होगा सर, P ऑफ 3, R का वैल्यू 3 है ना, यस, ई रेस टू माइनस एम मतलब e रेस टू माइनस 2, m रेस टू r मतलब 2 रेस टू r इज 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। लेट्स कैलकुलेट दिस। e कैलकुलेशन तुम भी करके देखो, रट्टा मार के मत जाओ, आंसर्स कैलकुलेशन खुद से करो। डिवाइड बाय क्या है, 3 फैक्टोरियल है, तो ये कुछ 0.1804 आ रहा है, 0.1804। सेकेंड पार्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव बोला है, तो लिखता हूँ ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का सिंबल याद आ रहा है, अभी भी नोटबुक में नोट डाउन किया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, चेक करो। एटलीस्ट को कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट को लिखते हैं हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ऐसा कभी भी ग्रेटर दैन लेस दैन आएगा तो क्या बोला है मैंने, गलती नहीं होनी चाहिए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर लिखो।
स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहाँ तक जाएंगे? n तक। n कितना है यहाँ पे? 100 है ना, 100 बल्ब्स का सैंपल है ना, सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। तो हो सकता है कि 100 के 100 भी डिफेक्टिव हो। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, तो क्या क्या आएगा इसमें से चेक करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अरे बाप रे, अब 200, इतने कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उल्टा सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने सिखाया अभी अभी, है कि नहीं? सो ऐसा लिखेंगे 1 माइनस, और उल्टा सॉल्व करेंगे, मतलब 0 और 1 को सॉल्व करेंगे। e रेज़ टू माइनस m, m कितना है? 2 है ना, m का वैल्यू 2 आया है। फिर m रेज़ टू r, मतलब 2 रेज़ टू r का वैल्यू 0 है, अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस e रेज़ टू माइनस 2, 2 रेज़ टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। e रेज़ टू माइनस 2 को आप बाहर निकालो कॉमन, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, 2 अपॉन 1 2, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। तो मेरा आंसर है 1 माइनस 3 इंटू ई रेज़ टू माइनस 2। सो 1 माइनस 3 इंटू ई रेज़ टू माइनस 2, आंसर आएगा 0. क्या आ रहा है ये आंसर? 0.5939, ऐसा आंसर आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। हेलो एवरीवन, मेरे साथ आज हमारा स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का, ईशान लातुरकर, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का स्टूडेंट है। वेरी सिंसियर स्टूडेंट, हमारे पास वेकेशन से है। 10 में भी उसने अच्छा स्कोर किया था 86%, और अभी फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में काफ़ी कुछ चेंज होता है। 10 का पैटर्न, डिप्लोमा का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, टाइम बहुत कम मिलता है, कॉलेज बहुत लेट चालू होता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसने 88% स्कोर किया है फर्स्ट सेमेस्टर में। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसने बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसे अचीव किया ये? थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। यूनिट टेस्ट 1 में आपने आउट ऑफ स्कोर किया, यूनिट टेस्ट 2 में आउट ऑफ स्कोर किया, और फाइनल में भी आउट ऑफ स्कोर किया। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ, जरा थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताओ। नहीं सर, आउट ऑफ स्कोर करना सच में थोड़ी बिग डील है। उसके लिए आपको यूनिट टेस्ट, दोनों यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ स्कोर करना होता है, और फिर बोर्ड एग्ज़ाम में भी आउट ऑफ स्कोर करना होता है। तो वही है सर, आपके साथ वेकेशन से जुड़े रहने का फ़ायदा। सर आपने वेकेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाया, और फिर लास्ट में क्रैश कोर्स भी लिया, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए। और आप मैनुअल में जो आप नोट्स में जो आपने क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए थे, और एक प्री बोर्ड भी लिया था, उसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर और स्ट्रॉन्ग हुए। फिर जो मैक्सिमम आपने जो सम्स क्लास में कराए थे वही हमें रिपीटेड दिखे क्वेश्चन पेपर में। और क्या बोलते हैं सर, आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। एंड बोर्ड एग्ज़ाम इतना ये टफ नहीं लगा, इट वाज इजी ओनली। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, बट सर आपकी गाइडेंस से सब कुछ इजी हुआ था। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा दिया है, इस डेटा को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है। देखो कैसे किया जाता है ये एक्चुअली जो x और y के वैल्यूज दिए हैं ना, x और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, उसको हम लोग ऐसा xi और fi बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। xi और बाजू में लिखता हूँ मैं fi। क्या क्या वैल्यू दिए xi के? 0 1 2 3 4। fi के वैल्यूज 122 60 15 2 1। अब fi और xi को मल्टीप्लाई करो, मतलब fi इंटू एक्स है। 122 इंटू 0 0 आएगा, 60 इंटू 1 60 आएगा, 15 इंटू 2 कितना आएगा? 30, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 1 4। मुझे इसका टोटल चाहिए और मुझे इसका टोटल चाहिए। इसका टोटल आप करोगे मेरे ख्याल से 200 आता है, इसका टोटल आप करोगे तो 100 आता है। ये वैल्यूज आप चेक करो कैलकुलेटर पे, टोटल वगैरह आप निकाल लो। मुझे भी कुछ वैल्यूज याद है, सेम क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है। सो ये वैल्यूज मुझे याद है, इसलिए हमने लिख लिया फटाफट। चलो याद आ गए, इतना लिख लिया।
इसके बाद क्या करना है सुनो, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा आ रहा है, हाँ ठीक है अभी सीधा लग रहा है। इसके बाद आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। मीन मतलब m है ना, x बार को ही हम लोग m बोलेंगे है ना, या फिर x बार लिखते हैं। चलो क्या फॉर्मूला आपने सीखा है x बार का? समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। क्या है fi इंटू xi? fi इंटू xi का टोटल कितना आया? 100। ये कितना आया? 200। 0 0 कट, 1/2 मतलब 0.5। ये x बार मतलब ये आपको क्या मिल गया है? m, मीन मिल गया। क्या मिल गया सर? मीन। अभी क्या करना है इसके बाद? सिंपल है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखो, उसमें m का वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। यस और नो? यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? P ऑफ R इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m रेज टू R अपॉन R फैक्टोरियल। इसमें आप m का वैल्यू डाल दो, जो भी आपको मिला है। क्या मिला है m का वैल्यू? 0.5। यस और नो? तो कैसे लिखेंगे हम लोग? P ऑफ R इज इक्वल्स टू, बोलो e रेज टू माइनस m मतलब माइनस 0.5, m की जगह पे 0.5 रेज टू R अपॉन R फैक्टोरियल। बस इतना आपको करना है, दैट्स इट, काम हो गया। जो भी डेटा था उसको अपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट कर दिया है। सो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, देखते हैं कैसे करना है। 2 क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं और मुझे लगता है कि दोनों में से एक एग्जाम में आ सकता है। In a certain examination 500 students appeared, mean score is 68, standard deviation is 8। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। Assuming data is normally distributed, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। Find the number of students scoring less than 50, more than 60। ओके, यहाँ पे आपको पूछा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। फाइंड दी क्या बोला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? फाइंड दी प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है, फाइंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है आपको क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलेगा उस आंसर को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कितने स्टूडेंट्स है? 500, तो आपको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीन, यस मीन स्कोर मतलब m कितना दिया है सर? m दिया है 68। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे लेस देन 50। यस और नो? हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में मिल जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग हमेशा एक सिंगल स्टूडेंट का निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 50। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें z निकालना होता है। z का फॉर्मूला होता है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। x माइनस एम या फिर r माइनस एम, कुछ लोग यहाँ पे x लिखते हैं, कुछ लोग r लिखते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अभी हमने इसके पहले शायद r लिखा, तो हम लोग यहाँ पे भी r लिखते हैं, r माइनस एम अपॉन सिग्मा। ये जो वैल्यू 50 है, ये किसकी जगह पे जाएगा? r की जगह पे जाएगा। r की जगह पे x भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके कॉलेज में सिखाया है वैसे आप फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। सो मैं r की जगह पे क्या डालूंगा? 50, राइट? तो ये 50, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ नीचे इसके 50, m कितना है? 68 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है? 8। तो ये 50 माइनस 68 करूँगा तो कितना आ जाएगा सर? ये माइनस 18 अपॉन 8, एंड माइनस 18 अपॉन 8 ये आ रहा है कुछ माइनस 2.25, माइनस 2.25। यस, नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, वैल्यू आपका पॉइंट में भी आ सकता है, कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है। माइनस 2.25 आया तो आप लिखेंगे माइनस 2.25, z का वैल्यू आ गया। क्लियर? तो पहले आपको z निकालना है। कैसे निकालना है आपको समझा? अभी शायद कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे तो लेस देन 50 लिखा था,
फिर आपने 50 कैसे लिया है प्यार की जगह पे, और लेस देन ग्रेटर देन हम लोग बाद में कंसिडर करते हैं, अभी हम लोग लेस देन ग्रेटर देन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, एक बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ करना है आपको कुछ इस प्रकार से, बेल शेप, मंदिर में जो घंटा होती है ना, यस, उस शेप में आपको एक कर्व ड्रॉ करना है। ये कर्व सिमेट्रिक दिखना चाहिए, मतलब जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में दिखना चाहिए, क्लियर, सिमेट्रिक होना चाहिए आपका कर्व। अगर नहीं है तो थोड़ा कोशिश करता हूँ बनाने की, ठीक ठाक है। चलो, ये जो सेंटर लाइन है बीच में जा रहा है उसको z इक्वल टू 0 लिखना है आपको। कभी भी इसको यहाँ पे टच मत करना, इसको यहाँ पे टच मत करना, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे टच होता है, क्लियर। अभी z का वैल्यू क्या है आपका, z का वैल्यू है आपका -2.25। तो आप क्या करोगे, z का जो नेगेटिव है ना, तो लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, लेफ्ट साइड में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसलिए 0 के लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल्स टू -2.25, क्लियर। अभी ये जो भी लाइन आपने ड्रॉ किया है, हमें इस लाइन के एक तो लेफ्ट का एरिया कैलकुलेट करना होगा या फिर इस लाइन के राइट का एरिया कैलकुलेट करना होगा। अभी लेफ्ट का एरिया कैलकुलेट करना है कि राइट का एरिया कैलकुलेट करना है, ये डिसाइड किया जाता है क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन। सो मैं बताना चाहूंगा, अगर लेस देन लिखा है तो बेटा लेफ्ट साइड का एरिया कंसिडर करना, और अगर ग्रेटर देन लिखा है, मोर देन लिखा है, यस, तो राइट हैंड साइड का एरिया कैलकुलेट करना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन, लेस देन लिखा है मतलब लेफ्ट साइड का एरिया। तो ये जो भी लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड का एरिया, मतलब ये एरिया आपको कैलकुलेट करना, तो इस एरिया को आप ऐसे हाईलाइट करोगे। समझा आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, क्लियर। इसके आगे भी हमें सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, मैं ये मोर देन वाला पार्ट चालू करता हूँ। क्या लिखा है, मोर देन 60। तो चलो मोर देन 60 वाला पार्ट भी चालू कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 60। पहले z निकालेंगे, z इज इक्वल टू, बोलो फटाफट, r माइनस एम अपॉन सिग्मा। ये 60 हम लोग r की जगह पे डाल देंगे, तो यह आ जाएगा 60 माइनस m कितना है, 68 अपॉन सिग्मा कितना है, 8। तो ये -8 अपॉन 8, दिस विल बी -1, z का वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है। अलग अलग आ सकता है, नो इश्यू। चलो डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाना है डायग्राम, सेंटर लाइन को z इक्वल टू 0 लिखना है, सिमेट्रिक कर्व बनाना है आपको कुछ इस प्रकार से। z इज इक्वल टू -1 है, मतलब लाइन कौन से साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ऐसा कुछ नहीं दूर बनाने का, नजदीक बनाने का, ऐसा बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, z इज इक्वल टू आप लिखोगे -1। अभी इस लाइन का राइट का एरिया या लेफ्ट का एरिया आएगा, जरा आप सोचो। क्या लिखा है यहाँ पे, मोर देन लिखा है। मोर देन लिखा है मतलब इस लाइन के राइट साइड का एरिया में कैलकुलेट करना है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। सिंपल। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूरी है, डायग्राम आपको बनाना है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। इस डायग्राम को, इस कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। कुछ इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं ना, ऐसा कुछ, सेंटर लाइन z इक्वल टू 0। इस कर्व के नीचे जो एरिया है ना, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये जो एरिया इस कर्व के नीचे है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, 1। तो ये टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया हमेशा ये 1 होता है। दिस टोटल एरिया इज 1। दिस टोटल एरिया मतलब यहां से लेके यहां तक का अगर आप एरिया निकालोगे टोटल, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये टोटल एरिया 1 है तो सवाल उठता है, सर ये एरिया कितना रहेगा, जो ये आधा एरिया दिख रहा है, ये जो सेंटर लाइन के लेफ्ट में है, ये एरिया कितना रहेगा। दिस एरिया विल बी 0.5, दिस एरिया विल बी अगेन 0.5। टोटल एरिया दोनों को मिला के 0.5 प्लस 0.5 क्या आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। सो हाफ एरिया जो होता है वो होता है 0.5, क्लियर। चलो अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, पीछे आ जाएंगे। लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन नाउ। ये जो एरिया है
दिस एरिया, इस एरिया को मैं ऐसा येलो कलर से लिखता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये 0 से कहाँ तक है, 0 से कहाँ तक है, -2.25 तक है। 0 से कहाँ तक है, -2.25 तक है। तो इस एरिया को हम कहेंगे ए फॉर एरिया, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2.25। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 2.25। सर माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता कभी। सो ये जो एरिया है ये है आपका, इसका नोटेशन क्या है, A2.25। ये देखो क्वेश्चन में दिया है A2.25। सो A2.25 का मतलब 0 से लेके 2.25 तक का एरिया। क्लियर, ये एरिया। कुछ लोग बोलेंगे सर नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये कर्व सिमेट्रिक है तो फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव पॉजिटिव का। क्लियर, 2.25 लो या फिर -2.25 लो, एरिया सेम ही रहेगा। क्लियर, चलो अभी इसको समझना कैसे है वो देखते हैं। अभी इसको समझने के लिए है ना, मैं कुछ लिखता हूँ, जरा ध्यान देना। एकदम सिंपल वे में, मतलब जैसे हम लोग 7वीं 8वीं में पढ़ते थे वैसे सिखाता हूँ। इसको बोला येलो एरिया, क्या बोला इसको, येलो। और इसको बोलता हूँ मैं पिंक एरिया, इसको क्या बोला, पिंक एरिया। ठीक है, ऐसा समझने के लिए बता रहा हूँ, येलो और पिंक। ये कौन सा एरिया है, पिंक, और ये कौन सा एरिया है, येलो। मुझे बताओ ये पिंक एरिया प्लस येलो एरिया करेंगे, पिंक और येलो को ऐड किया, येलो और पिंक को ऐड किया तो क्या बनेगा, ये इतना एरिया बनेगा ना। यस, ये तो आधा एरिया हो गया। ये जो आधा एरिया होता है वो कितना होता है सर, आधा एरिया कितना होता है, ये हाफ एरिया कितना होता है, 0.5। कितना होता है, 0.5। हाँ, तो पिंक प्लस येलो एरिया करेंगे तो 0.5 आएगा। उसमें से येलो एरिया पता है अपने को, ये क्वेश्चन में दिया है। अपने को कौन सा एरिया चाहिए, पिंक वाला एरिया चाहिए, जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया है ना, पिंक वाला एरिया चाहिए। तो पिंक वाला एरिया कैसे निकालेंगे सर, बोलो पिंक वाला एरिया कैसे निकालेंगे। अरे बाबा इजी है, येलो वाले को उधर भेज, 0.5 माइनस येलो वाला एरिया। समझ रहे क्या मैं क्या बता रहा हूँ, 0.5 माइनस येलो वाला एरिया। मतलब कैसे लिखे सर इसको ऐसा लिखेंगे, probability of r less than 50, 0.5 माइनस येलो वाला एरिया। सर येलो वाला एरिया का नाम क्या है, येलो वाला एरिया का नाम है A2.25। इतना इजी है। और ये A2.25 क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है, 0.4878, 0.4878। तो 0.5 माइनस 0.4878 जो आ रहा है 0.0122, 0.0122। समझ रहे हो अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, यस। चलो अभी ये येलो पिंक ऐसा कुछ पेपर में लिखना नहीं है आपको, ये मैं मिटा देता हूँ। ये बस मैंने आपको ऐसे ही बताया था, मतलब समझाने के लिए। सो उसको इरेज कर देते हैं। यस, ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, ये भी हमें सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो सर, ये वाला एरिया कितना रहेगा, ये वाला एरिया, ये राइट वाला एरिया कितना रहेगा, ये एरिया रहेगा 0.5। बाजू में बताया मैंने, है कि नहीं। और ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर से मैं चाहिए तो येलो कलर लेता हूँ, ये 0 से कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। 0 से ये लाइन क्या है, ये लाइन आपका कौन सा है, z इज इक्वल टू क्या है, -1। तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, A1। कहाँ से कहाँ तक, ये जो एरिया है ना, ये तुम्हारा A1 है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये 0.5 है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 60 मैं लिखूंगा 0.5 प्लस A1 क्वेश्चन में दिया होगा 101%। कितना दिया है, 0.3413। 0.3413 आ जाएगा 0.8413। सो मेरे ख्याल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना। यस, आप लोग ट्राई करना। ओहो हो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे थोड़ा कुछ याद आ रहा है। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस, हो सकता है आप भी ऐसा भूल जाओ पेपर में। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 500 से। ठीक है, चलो अच्छा होगा, याद आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 50। कैसे निकालेंगे, आसान है। आप क्या करो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन स्टूडेंट, 0.0122, 0.0122। इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 500। सो मल्टीप्लाई करूंगा कैलकुलेटर निकाल के, तो ये आ रहा है, कितना आएगा ये, 500 से मल्टीप्लाई किया तो 6.1। 6.1 स्टूडेंट कभी पॉइंट में होता है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6। तो 6 स्टूडेंट्स होंगे जो लेस देन 50 स्कोर करेंगे। वैसे ही सेकेंड पार्ट में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 60, तो आ जाएगा 0.8413 इंटू 500, 0.8413 इंटू 500, ये आने वाला है 420.65। अब ये 0.6 है ना, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 421 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 421 स्टूडेंट्स जो होंगे वो मोर देन 60 स्कोर करेंगे। समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से, बहुत बढ़िया। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स विद एवरेज लाइफ, एवरेज मतलब मीन, तो मीन कितना दिया है 2040, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है 60, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ, क्या पूछा है, नंबर ऑफ बल्ब्स पूछा है, नंबर ऑफ बल्ब्स पूछा है, इसका मतलब 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर को। और वही लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेस देन और मोर देन, तो यहाँ पे लेस देन लिखा है, यहाँ पे मोर देन लिखा है। 100% तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। अगर आंसर मैच नहीं होता है तो डेफिनेटली आप मुझे शेयर करो आपका सॉल्यूशन, मैं बता दूंगा क्या गलत हुआ है। सो मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस इस छोटे से वीडियो में सॉल्व करके दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ हर क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करो, अच्छे से आंसर लिखो। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड एग्जाम के बाद अगर आपको दिक्कत आ रही है मैथ्स 1 मैथ्स 2, किसी का अगर मैथ्स 1 भी बाकी है तो मैथ्स 1 का किटी बैच भी चालू हो चुका है। खारगा स्टेशन के एग्जैक्टली अपोजिट हमारा सेंटर है। एंड सरस्वती कॉलेज के जो टॉपर्स है, जैसे 3rd ईयर में किमिया करके स्टूडेंट है, शी इज माई स्टूडेंट फ्रॉम 1st सेमेस्टर। एंड उसके पहले भी जो बैचेस हुए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर भी जो टॉपर्स थे कॉलेज के, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 1st सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक पढ़े हैं। सो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ यहाँ पे किमया है जो मेरी 1st ईयर से स्टूडेंट है एंड कंसिस्टेंटली उसने टॉप किया है, हर सेमेस्टर में कॉलेज में टॉप किया है, हर सेमेस्टर में उसने कॉलेज में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है फ्रॉम 1st सेमेस्टर। अभी रिसेंटली उसका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया और उसमें भी उसने 97.29% स्कोर किया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस किमिया। थैंक यू सर। हाँ किमिया, थोड़ा जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा उनको गाइड करो कि आपने कैसे कंसिस्टेंटली अचीव किया है सब। First of all, I want to thank Ganesh for felicitating me with the book, the chocolates and the flowers. And what I suggest to the students is that understanding the concept is the key. Make your own notes. If you have any doubts, approach your teacher, approach Ganesh sir. They'll always be there to clear your doubts. थैंक यू किमिया। Thank you sir. वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन चाहिए तो मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में, मुझे मैक्सिमम कमेंट चाहिए। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको ज़रूरत है और फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मैक्सिमम बच्चे कमेंट करेंगे तो ठीक है, इंटीग्रेशन का भी वीडियो आपके लिए रिलीज़ कर देंगे हम लोग पब्लिकली।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।